गुड मॉर्निंग। आज हम उन चैप्टर्स को वापस देखने वाले हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कईयों में अभी भी डाउट है कि किस प्रकार से सारे टॉपिक हुए। तो आज हम पृथ्वी का गतिशील धरातल या हम अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पहले वाली जितनी भी क्लासें रही है उसमें हमने देखा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो काफी गर्म होता है। भूकंप और ज्वालामुखी कुछ संकरी पट्टियों के सहारे केंद्रित है। ये हमने अभी पढ़ रहे हैं कि प्लेट मार्जिन्स के सहारे ही विभिन्न ज्वालामुखी और विभिन्न भूकंप की घटनाएं घटित होती है। इस प्रकार से हमने चट्टानें पढ़ी, तो चट्टानों के अंदर दिखा कि जो क्रस्ट के अंदर जितनी भी जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका जो डेंसिटी है वो परिवर्तनशील है, यानी उसमें डेंसिटी में चेंज आ रहा है। तो धरातलीय लक्षणों की विशेषता उनका गतिशील होना। ठीक है, तो धरातलीय लक्षणों की विशेषता का अर्थ है कि जो धरातल है उस धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां कार्यरत रहती है। एक तो रहती है इंडोजेनेटिक और एक रहती है एक्सोजेनेटिक। जब हम आंतरिक शक्तियों की बात करें या इंडोजेनेटिक शक्तियों की बात करें तो वे धरातल के नीचे उत्पन्न होती है, यानी धरातल के नीचे उत्पन्न होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है जो परिवर्तन लाती है उन्हें हम इंडोजेनेटिक शक्तियां कहते हैं या इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। इस शक्ति के कारण क्या होता है कि धरातल का कोई भाग या फिर तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। ये शक्तियां धरातल को अनियमित उबड़ खाबड़ बनाने का प्रयास करती है, यानी इंडोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट पर इस प्रकार से परिवर्तन लाती है और क्रस्ट को इस प्रकार से बिखेर देती है, उबड़ खाबड़ बना देती है। इसी प्रकार से जब बाह्य शक्तियां या जो एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं वो इन उबड़-खाबड़ किए हुए कार्य को वापस सुधारने का काम करती है। यानी बाह्य शक्तियाँ धरातल के ऊपर कार्य करती है, धरातल के ऊपर कार्य करती है और जो इंडो इंडोजेनेटिक है वो धरातल के नीचे। अगर हम धरातल बना दें या क्रस्ट बना दें तो क्रस्ट के बाहर जो वर्क करेगी उसे तो हम कहेंगे एक्सोजेनेटिक, और जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में रहेगी उसे इंटीरियर या इंडोजेनेटिक फोर्स कहेंगे। एक्सोजेनेटिक क्या करती है, उसे समतल बनाने का कार्य करती है, और इंडोजेनेटिक क्या करती है, उसे ऊबड़ खाबड़ बनाने का कार्य करती है। तो इंडोजेनेटिक के अंदर बात करें, एक्सोजेनेटिक के अंदर बात करें तो एक्सोजेनेटिक या बाह्य जो शक्तियां होती है उसमें हम अनाच्छादन को शामिल करते हैं। प्रश्न उठता है कि अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन के लिए जो टर्म्स यूज ली जाती है इंग्लिश में वो ली जाती है डेनोटेशन। डेनोटेशन में आपके इरोजन यानी अपरदन, अपक्षय यानी वेदरिंग तथा डिपोजिशन यानी निक्षेपण और परिवहन कार्यों को शामिल किया जाता है। यानी ये पर्वत किस प्रकार से अपने जगह पर टूट जाता है तो उसे हम अपक्षय, उस टूटे हुए पदार्थों से रगड़कर या आपस में टकराकर जो चूर्ण बनता है उसे हम अपरदन, तथा उस अपरदित पदार्थों का किसी दूसरे स्थान पर जमा किया जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य रहता है, जो हवा, पानी, बर्फ, सागर की तरंगों के द्वारा किया जाता है, उसे हम परिवहन, और परिवहन के बाद उन्हें जहां जमा किया जाता है तो उसे हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। पढ़ते हैं आगे, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और जब हम इस पूरे पार्ट को, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे तो आप जान पाएगी कि आइसोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी भू संतुलन किसे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर उच्चावच के लक्षणों की विविधता किस प्रकार से पाई जाती है, यानी किस प्रकार से कहीं पर पर्वत मिलता है, कहीं पर पठार मिलता है और कहीं पर
मैदान मिलते हैं, किस प्रकार से इनके बीच में संतुलन बना हुआ है। एरी और प्राट की जो थ्योरीज है आइसोस्टेसिस से रिलेटेड, कि किस प्रकार से उन्होंने आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, के बारे में समझ सकेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन या सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, और इन प्लेट्स की क्या स्थिति है वर्ल्ड लेवल पे, इस सभी को आप समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भू संतुलन या आइसोस्टेसी की बात करते हैं। तो आइसोस्टेसी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, आइसोस्टेशियस से लिया गया है, यानी ओरिजिनली जो वर्ड है वो है आइसोस्टेशियस। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और उससे इंग्लिश भाषा का जो शब्द बना है वो बना है आइसोस्टेसी, और इसका अर्थ होता है संतुलन की स्थिति, बैलेंस। अब ये बैलेंस किस प्रकार से बनता है उसको समझ लीजिए। कि हम देखें कि जो हमारे पर्वत है काफी ऊंचे होते हैं, पठार उससे छोटे, मैदान उससे भी छोटे, और महासागर की जो तली होती है वो उससे भी छोटी। तो इस प्रकार से देखें तो पर्वत काफी ऊंचाई रखते हैं, पठार कम ऊंचाई रखते हैं, मैदान उससे भी कम ऊंचाई रखते हैं, और महासागरों की जो तली है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और पानी के नीचे जो सी का फ्लोर है वो काफी छोटी या कम ऊंचाई रखता है। तो इसी प्रकार से पठार पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, पठार उससे नीचे, मैदान बिल्कुल समतल। पठारों की ऊंचाई सामान्य, लेकिन मैदानों की ऊंचाई कम होती है। समुद्र की तली और खाइयों की बात करें तो वो गहराई काफी अधिक होती है। तो इस प्रकार से उनकी ऊंचावच को इंग्लिश में कहता है रिलीफ्स। तो जो रिलीफ्स है उनकी हाइट है उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब हमें ये भी पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण कर रही है। अब परिभ्रमण क्या होता है? तो हमारे सामने दो शब्द आता है, एक आता है परिभ्रमण और एक आता है परिक्रमण। देखिएगा, जब हम इसको यहाँ पर मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, यहाँ पर डॉट लगा है वो एक्सिस है, और इसी एक्सिस पे जब इसको मैं रोटेट करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, एक ही जगह पर, इसको हम लट्टू की सहायता से देख सकते हैं। जिस प्रकार से लट्टू होता है, लट्टू जब घूमता है तब एक ही एक्सिस पर घूमता है। जब वो एक ही एक्सिस पर घूम रहा है, इस प्रकार की स्थिति को हम रोटेशन कहते हैं, परिभ्रमण। अगर वह लट्टू एक ही स्थान पर न घूमकर, मान लीजिए ये लट्टू बनाया मैंने यहाँ पर, और इस लट्टू को मैं घुमा रहा हूं, तो उसकी स्थिति क्या रहेगी? यहाँ पर घूम रहा है, फिर धीरे 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 ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से घूमता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन, यानी परिक्रमण। देखते हैं एक बार पुनः। तो चित्र आपके सामने है, यहाँ पर अर्थ जो है सन के अराउंडिंग इस प्रकार से घूम रही है। जब ये इस प्रकार से चक्कर निकालती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, यानी यहाँ पर रिवोल्यूशन हो रहा है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देखिएगा जब ये इस स्थिति में आती है तो यहाँ पर विंटर हो जाता है, स्प्रिंग हो जाता है, समर हो जाता है, ऑटम्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सीजन होते हैं वो चेंज होते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन। अगर हम डे नाइट की बात करें तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, देखिए कि यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये जो बीच में से जो लाइन दिख रही है ये इसका अर्थ का एक्सिस है। तो अर्थ के एक्सिस के कारण ये इस प्रकार से रोटेट हो रही है। तो इस प्रकार से पृथ्वी दोनों ही प्रकार से घूम रही है, अपने स्थान पर भी घूम रही है तथा सन के अराउंड भी घूम रही है। तो इस प्रकार से रोटेट एंड रिवोल्यूशन को हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये किस प्रकार से चेंज बन या किस प्रकार से बना है, जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि हम अपने दोनों हाथों में कुछ अलग अलग हाइट्स की, जैसे 5 से 15 इंच की कुछ टुकड़े पकड़ लीजिए,
और चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि शरीर पर या हमने जो टुकड़े पकड़ रखे हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, ठीक है? तो छोटे-बड़े टुकड़े को अगर हम एक साथ पकड़ते हैं, तो हम उनका संतुलन नहीं बना सकते। हमें लगता है कि कुछ हिस्सा जमीन की तरफ झुक रहा है, यानी हो सकता है कि बड़ा टुकड़ा इस प्रकार से झुक रहा है या छोटा टुकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो लंबे टुकड़े होंगे, उसकी तुलना में जो छोटे टुकड़े होंगे के साथ गुरुत्व अपने हाथ के पास होगा। इस प्रकार से धरातलीय लक्षण जैसे कि मैदानों की तुलना में अधिक स्थिर होंगे। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो उनकी जो स्थिरता है, चाहे पर्वत है या चाहे पठार है, चाहे मैदान है, तो वो स्थिरता किस प्रकार से बनी या किस प्रकार से वो अपने आप को बैलेंस रखता है, इससे रिलेटेड सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था, वो आया था जॉर्ज एरी का। अब जॉर्ज एरी अपने कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, इससे पहले मैंने कल्याण और कल्याणपुर की स्थिति बताई थी कि जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में किस प्रकार से वहां पर एक सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, और सर्वेक्षण कार्य यानी जो सर्वे चल रहा था, उस सर्वे के ड्यूरिंग उन्हें देखा कि जो पेंडुलम था वो हिमालय की तरफ कम आकर्षित हो रहा था, जबकि उसे ज्यादा आकर्षित होना चाहिए था। ये प्रीवियस वीडियोस में आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इस थ्योरीज को क्लियर किया। तो एरी क्या कहते हैं कि विभिन्न मोटाइयों के साथ समान घनत्व के विचार को सुधारें, यानी सभी का जो घनत्व है, मोटाई जो है वो अलग अलग प्रकार की है, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो सबका डेंसिटी जो है वो इक्वल है। हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो यानी जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो हल्के पदार्थों की बनी है। हल्के पदार्थों की बनी है, इसका मतलब वो परतदार चट्टानों की बनी है, यानी वो सियाल की बनी हुई है, जिसके अंतर्गत सिलिका तथा एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, इसलिए उसको सियाल। अब सियाल वर्ड किसने दिया? तो सियाल, सीमा और निफे, ये जो वर्ड है ये दिए एडवर्ड स्वेस ने। तो एडवर्ड स्वेस ने जो अर्थ के इंटीरियर पोर्शन को 3 भागों में डिवाइड किया, उसी में से जो सियाल है उस सियाल का बना हुआ है हमारा महाद्वीपीय भाग। तो एरी क्या कहते हैं कि इस सियाल के नीचे कह सकते हैं कि ये जो सियाल है उसके नीचे सीमा पाई जाती है, सीमा पाई जाती है जो सिलिका तथा मैग्नीशियम की बनी हुई है, और उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ये इस प्रकार से लग रही है जैसे कि जो सियाल है वो सीमा पर। तो हम अर्थ की विभिन्न परतों की बात करें तो सबसे पहले ऊपर की जो सबसे परत है, पहली परत है, वो उन्होंने कहा ये है सियाल की, ये है सीमा, और ये है नीफे। सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एसआई प्लस एल, और सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, नीफे एनआई यानी निकल, और एफ यानी फेरियम। तो ये जो 3 परतें बताइए, इसमें ये जो है ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है, यानी परतदार चट्टानें। सीमा जो है यह मेल्ट पदार्थों की, यानी इसके अंदर मेंटल पाया जाता है, और मेंटल पाया जाता है या फिर कह सकते हैं कि इस परत में लिक्विड पाया जाता है या तरल पदार्थ पाया जाता है। नीफे का जो इंटीरियर पार्ट है वो आपको सॉलिड रूप में देखने को मिलेगा। तो ये जो लिक्विड वाला जो हिस्सा है जिसे हम सीमा कहते हैं या मेंटल कहते हैं, उसके ऊपर सियाल जो है वो तैर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सियाल जो है यानी जो भूपर्पटी या जो ऊपर का जो भाग है सियाल, वो सीमा पर तैर रहा है, ठीक है। भूप्रॉपर्टी की परत का घनत्व एक समान है, यानी यहाँ पर जितने भी जो पदार्थ पाए जाएंगे, चाहे पहाड़ है, चाहे पठार है, चाहे मैदान है, सभी का जो घनत्व है वो एक समान है, डेंसिटी इक्वल है, जबकि इनकी ऊंचाई अलग अलग है। यानी दिखने में भले ही पर्वत काफी ऊंचे हो, पठार उससे कम ऊंचाई वाले हो, और मैदान बहुत कम ऊंचाई वाले हो, लेकिन सभी का घनत्व यानी डेंसिटी समान है। फिर कहते हैं ये स्तंभ अपनी ऊंचाई
के अनुपात में दुर्बलता मंडल में धसे हुए। दुर्बलता मंडल, ठीक है। दुर्बलता मंडल क्या है तो उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, हमारे अगर अगर क्रस्ट को हम या फिर पूरी पृथ्वी को इस प्रकार से स्लाइड में हम बांट दें, तो देखेंगे कि सबसे ऊपर हमारा वायुमंडल, वायुमंडल के नीचे के तौर पर देखें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा भूपटल, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे प्रवार यानी इसे कहा जाता है मेंटल, मेंटल के नीचे पाया जाता है क्रूड। तो हम अगर इस प्रकार से देखें तो सबसे ऊपरी जो परत आपको सबसे पतली सी नजर आ रही है वो है हमारा क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। जो इनर कोर है सबसे अंदर का, जैसे कि ये बीज वाला ही जो हिस्सा है, किसी फल को मान ले और फल का जिस प्रकार से बीज होता है उस प्रकार से बीज हमेशा हम आपको कठोर नजर आएगा। तो ये जो बीज वाला हिस्सा है इसे हम इनर कोर कहते हैं, और बीज के ठीक बाहर का जो हिस्सा होगा या बीज के चारों तरफ होगा वो आउटर कोर कहलाएगा या बाहरी क्रोड। वहां पर पिघली वस्तु पाई जाएगी। तो पिघली यानी यहाँ पर जो लावा आपका पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो दुर्बलता मंडल कौन सा होगा? तो अगर देखें तो महाद्वीपीय क्रस्ट यानी सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो महाद्वीप और महाद्वीपों का बना हुआ, उसके नीचे महासागरों के नीचे पाए जाने वाला तल, और उससे नीचे जो स्थल मंडल के नीचे जो प्रवार का हिस्सा यानी जो मेंटल का हिस्सा होता है उसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मेल्ट पदार्थ यानी वहां पर आपको मैग्मा मिलेगा या तरल पदार्थ मिलेगा। तो उन तरल पदार्थों वाला जो भाग है उसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। समझ गए होंगे आप। तो कहा गया है कि विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, ये क्या है दुर्बलता मंडल में, ये किससे बने हुए हैं? सियाल के बने हुए हैं या फिर क्रस्ट के बने हुए हैं। तो क्रस्ट के ऊपर जो बने हुए जो स्ट्रक्चर है, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे प्लेन्स हो, ये नीचे की तरफ जैसे कि पानी के अंदर कोई पदार्थ डूबा हुआ है, उसी प्रकार से ये दुर्बलता मंडल में डूबे हुए हैं, यानी वे सीमा में या तरल पदार्थों में डूबे हुए। तरल पदार्थ कौन सा है? यानी लावा। तो इससे क्या हुआ? इसकी जड़ें विकसित हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि पहाड़, ये पहाड़ों के नीचे क्या पाई जाती है? उसकी जड़ पाई जाती है। और इसको स्पष्ट करने के लिए उसने एक लकड़ी के टुकड़ों का एक प्रयोग किया। उसने अलग अलग आकार के लकड़ी के टुकड़े लिए और उन्हें पानी के अंदर डुबो दिया। सभी लकड़ी के टुकड़े थे, इसलिए सभी की जो डेंसिटी थी वो इक्वल थी, लेकिन आकार अलग अलग होने के कारण कोई ज्यादा डूबा और कोई कम डूबा। जो अधिक ऊंचे थे वो अधिक गहराई तक डूबे और जिनकी ऊंचाई कम थी वे कम गहराई तक धंसी। और इस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये इस प्रकार से अपने आप को अंदर डुबो के रखते हुए अपना बैलेंस रखती है। जिस प्रकार से हम एक नाव की बात करें कि नाव, या हम आइसबर्ग की बात करें, हिमशैल की बात करें, तो वो अपने आप को बैलेंस किस प्रकार से रखती है कि ग्लास के अंदर अगर हमने किसी आइस क्यूब को अगर ड्रॉप किया है तो आइस क्यूब का 90% जो हिस्सा रहेगा वो पानी के अंदर डूबा हुआ मिलेगा। 10% जो हिस्सा रहेगा वो आपको पानी के बाहर मिलेगा। 90% हिस्सा पानी के अंदर मिलेगा। अर्थात किसी भी भूभाग को अपने आप को स्थिर रखना है तो उसे अपने 8 से 9 गुना भाग अंदर या पानी के अंदर रखना पड़ेगा। नाव भी इसी प्रकार से काम करती है। तो वो कहते हैं कि जो क्रस्ट है वो नाव की तरह है, और जो मैग्मा वाले दुर्बलता मंडल में यानी अधस्तर यानी सब स्ट्रेटम में तैर रहे, यानी जो सियाल है वो सीमा पर तैर रही है। और इस अवधारणा के अनुसार अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,848 मीटर है। उसको हम 8 से या 9 से गुना करें तो उसकी जो जड़ होगी कितनी? लगभग 70,784 मीटर नीचे होनी चाहिए। और इस बात को लेकर उसकी आलोचना हुई कि अगर इतनी गहराई तक कोई जड़ है तो वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकती। अंदर की जो गर्मी है वो उस जड़ को पिघला देगी। इसी को एरी ने किस प्रकार से समझाया है? तो लकड़ी के टुकड़े लिए, और लकड़ी के टुकड़े यानी जिसका सभी का जो डेंसिटी था इक्वल था, लेकिन जो सबसे ऊंचा था वो यानी पर्वत है, इसको हम कह सकते हैं ये माउंटेन है, दिखने में काफी बड़ा है, इसका मतलब काफी अधिक गहराई तक डूबा हुआ है।
ये हमारे प्लेट्यूज हैं, दिखने में पर्वतों से छोटे हैं, तो भी ये अपनी जड़ भी पर्वतों से छोटी रखते हैं। जो मैदान है यानी प्लेन्स हैं, वे प्लेट्यूज से छोटे हैं, इसकी जड़ और कम है, और जो ओशन फ्लोर या महासागरों की तली है, वो कम गहराई तक रखते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान, इस प्रकार से जो पर्वत है वो काफी गहराई तक अपनी जड़ रखते हैं, मैदान कम, पठार पर्वतों से अधिक, पर्वतों से कम और मैदानों से अधिक, पानी के नीचे का हिस्सा। तो ये जो है, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, ये जो हिस्सा है ये किसका है? सीमा का। और इसके नीचे ये जो है 3.4 जो लिखा हुआ, ये जो हिस्सा है वो है सियाल का। सियाल जो है वो है लिक्विड में या फिर तरल पदार्थों की बनी हुई, और ये है सॉलिड कहे या फिर कह सकते हैं कि ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है या परतदार चट्टानों की बनी हुई। इसी प्रकार से उसके बाद एलन प्रैट आए। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विभिन्न ऊंचाइयों के भूभाग यानी पर्वत, पठार और मैदान का घनत्व अलग अलग होता है। यानी एरी क्या कहता है? सबका घनत्व समान होता है। ये कहते हैं सबका घनत्व अलग 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 होता है। जो ऊंचे उठे हुए भाग है उनका घनत्व कम है, जबकि जो नीचे वाले भूभाग है उनका घनत्व अधिक है। यानी पर्वतों का घनत्व घनत्व सबसे कम, पठारों का उससे कम, सॉरी उससे अधिक, मैदानों का उससे भी अधिक, और महासागरीय तली का सबसे अधिक घनत्व होता है। यानी जो जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो घनत्व कम हो जाएगा। तो अगर कोई स्तंभ ऊंचा है, जैसे कि पर्वत की बात करें हम कि पर्वत ऊंचा है तो उसका घनत्व क्या है? कम। और अगर कोई स्तंभ छोटा है, जैसे कि हम मैदान की बात करें, तो उसका घनत्व अधिक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पर्वत है, पर्वत अंदर से खोखले हैं, लेकिन मैदान जो है वो अंदर से खोखले नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभ यानी पर्वत, पठार, मैदान जो अलग अलग स्तंभ के रूप में है, की क्षतिपूर्ति अधः स्तर यानी सब स्ट्रेटम पर एक ऐसी गहराई पर पाई जाती है, वहां पर सभी ऊंचाइयों का समान दबाव पड़ता है। इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उसने क्या किया, एक पारे से भरे बर्तन में अलग अलग धातुओं को लिया। एरी की बात करते हैं तो एरी ने एक ही घनत्व के पदार्थ लिए, यानी सारे लकड़ी के टुकड़े ही लिए और उसे पानी के अंदर डुबाया, या सारे के सारे लोहे के टुकड़े लिए और उसे भी पारे के अंदर डुबाया, यानी एक ही प्रकार के पदार्थ थे। यहाँ पर आर्ट क्या करता है, अलग अलग पदार्थ लेता है जिसका सबका घनत्व अलग, शीशा, लोहा, एंटीमनी, जस्ता, और बताया कि उसको जब पारे के अंदर भरे हुए पारे के भरे हुए बर्तन में अगर डुबाएं तो हम पाएंगे कि जो सबसे भारी होगा उसका आकार छोटा होगा। ठीक है, तो अलग अलग ऊंचाई, जो जितना ऊंचा है उसका घनत्व सबसे कम, यानी यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व किसका है? इसका। अगर इसको हम 4 नंबर दे दें कि ये 4 सबसे ज्यादा घनत्व इसका 4 है, तो इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। लेकिन सभी जो है जब डूबे रहते हैं तो नीचे एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति स्तर पाया जाता है। वहां पर सभी का भार समान रहता है, यानी जो घनत्व का अंतर या ऊंचाई का अंतर दिखाई देता है, ये धरातल के बाहरी तौर पर दिखाई देता है, अंदर की तरफ इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। ये था प्रैट का विचार। अब दोनों के विचारों को हम कंपेयर करते हैं। तो एरी क्या कहता है कि भूप्रपटी यानी क्रस्ट के पदार्थों में एक समान घनत्व, यानी घनत्व समान है, पर्वत, पठार, मैदान सबका घनत्व बराबर है, लेकिन उनकी ऊंचाई में फर्क रहता है। प्रैट क्या कहता है कि पर्वत, पठार, मैदान की घनत्व भी
अलग अलग होता है। नीचे एक लेवल ऑफ कंपनसेशन पाया जाता है जहां पर सभी की ऊंचाई बराबर रहती है। एरी कहते हैं कि सभी की घन गहराई जो अलग होती है, यानी पर्वत जो काफी ऊंचा है काफी गहराई तक अपनी जड़ रखेगा, यानी वो जड़ रखेगा। फ्लैट क्या कहता है कि सभी की ऊंचाई गहराई जो है समान है, लेकिन ऊंचाई जो क्रस्ट पर दिखाई देती है वो अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। एरी कहते हैं कि पर्वतों के नीचे गहरी जड़ होती है और मैदानों के नीचे छोटी जड़ होती है। फ्लैट कहता है कि इस प्रकार की कोई जड़ नहीं होती, बल्कि एक क्षतिपूर्वक स्तर होता है, यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है। वहां पर सभी एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। अब ये जो अर्थ पर है किस प्रकार से बैलेंस बना रहता है, तो देखिएगा कि पर्वत है, पर्वत जैसे कि उत्थान उत्थान अगर किसी प्रकार से अपलिफ्ट हो गया, थोड़ा सा बाहर निकला, तो यहाँ पर डेनुडेशन की प्रोसीजर। अब उत्थान कैसे होगा? उत्थान होगा जब इंडोजेनेटिक फोर्स वर्क करेंगे। इंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात बल जब वर्क करेंगे, जिसके अंदर आपके अर्थक्वेक हो या वल्केनिज्म हो, जब ये अपलिफ्ट हो गया, जैसे अपलिफ्ट होगा तो उस पर डेनुडेशन वर्क करेगा। डेनुडेशन में क्या होगा? ये पहाड़ अपनी जगह पर टूट जाएगा या दूसरे पदार्थों के द्वारा काट दिया जाएगा। जो चट्टान के टुकड़े, मान लीजिए इतना कट गया, तो कटने के बाद उसके जो टुकड़े होंगे वो ट्रांसफर होंगे किसके द्वारा? पानी के द्वारा, या फिर हवा के द्वारा, या हिमानी ग्लेशियर के द्वारा, और लाकर नदियों के रूप में कहां पर निक्षेपित किया जाएगा? ओशन में, यानी जो सी फ्लोर है वहां पर इसे डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ दबेगा। ये जो हिस्सा है, ये देखिएगा, ये हिस्सा किसका बना हुआ है? सियाल का। और ये जो हिस्सा किसका बना हुआ है? सीमा का। तो इस प्रकार से जब ये पदार्थ नीचे धीरे धीरे दबते जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? सीमा में पहुंच जाएंगे। अब सीमा किससे बना हुआ है? गर्म पदार्थों का बना हुआ है। तो गर्म पदार्थों का बना हुआ है जिसे अधस्तर या सबस्ट्रेटम कहा जाता है। तो वहां पर ये जब निक्षेपित किए हुए जो पदार्थ है वो नीचे की तरफ दबा दिए जाएंगे, तो दबाने के बाद क्या होगा कि ये जो पदार्थ है वो वापस मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, अधिक तापमान के कारण ये मेल्ट हो जाएंगे और मूव करेंगे। मूव किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार। और मूव करने के बाद जो पर्वतों के जो नीचे का जो हिस्सा है जिसे जड़ कहा गया, यहाँ पर इसको यहाँ पर चिपक जाएंगे, और जैसे चिपकेंगे तो इसको ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठेगा, वापस कटेगा, वापस फ्लो, फ्लो के बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट के बाद वापस सीमा में, और वापस फ्लो। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है और बैलेंस जो है अर्थ पर बना रहता है, यानी जो भाग जितना टूटता है उतना ही वापस प्लस हो जाता है। इस प्रकार से बैलेंस वहां पर लगातार बना रहता है। इस प्रकार से जो संतुलन है वो हमेशा बना रहता है। इसे आइसोस्टेटिक सामंजस्य या बैलेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से बैलेंस जो है वो वर्क करता रहता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा कि जो बैलेंस है या आइसोस्टेसिस वह करता। धन्यवाद।